नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। धृतराष्ट्र चैन के मुद्रा में थे। रियाया को सुकून था कि हस्तिनापुर में भी बारिश हुई थी। रियाया का बड़ा हिस्सा कांवड़ यात्रा में व्यस्त था। भोलेनाथ की तरंग में लोग डमरू बजा रहे थे। दरबार में संजय समेत तमाम दरबारी दम मारकर दम साधे बैठे थे। धृतराष्ट्र ने सुबह सुबह ही बम लहरी नामक भजन सुना था। दरबार में बैठे बैठे जांघों पर थपकी देकर वही भजन गुनगुनाए जा रहे थे। एक स्टैंजा गुनगुनाने के बाद वो रुके और संजय से मुखातिब होकर बोले, सुना है डंकापति भी महादेव के बड़े वाले भक्त हैं। संजय ने हामी भरते हुए डंकापति के भोले प्रेम का एक दुर्लभ वृत्तचित्र चालू कर दिया। यह सुनकर धृतराष्ट्र का मूड बन गया। उन्होंने हुलसते हुए कहा, कुछ आर्यावर्त, कुछ डंकापति के किस्से तो सुनाओ। बहुत दिनों से उनसे कोई खतो किताबत भी नहीं हुई है। संजय ने आज्ञा का पालन सिर नवाते हुए किया और कहा, महाराज, जनता को कावड़ में व्यस्त देखकर डंकापति ने छोटे नवाब पर चौतरफा हमला बोल दिया है। डंकापति एक साथ सारे हिसाब चुकता कर लेना चाहते हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र के कान खड़े हो गए। उन्हें हमेशा लगता था कि डंकापति और छोटे नवाब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लिहाजा उन्होंने तुरंत विस्तार से व्याख्या का आदेश दिया। संजय ने बताया, सारी लड़ाई रेवड़ियों को लेकर शुरू हुई थी। डंकापति की सोच है कि रेवड़ियां बांटने का अधिकार सिर्फ उन्हें है। पिछले वर्ष जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा था तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 8 महीने तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था हमारे देश ने की थी। लेकिन कुछ दिन पहले डंकापति को एहसास हुआ कि छोटे नवाब भी रेवड़ियों की बंदरबाट में शामिल हैं। यह बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई, सो उन्होंने चौतरफा हमला बोल दिया। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेस वे नहीं बनाएंगे। यहां पर धृतराष्ट्र संजय को टोंक पड़े। यह तो एक हुआ, बाकी हमले क्या थे? संजय ने कहा, एक हमला डंकापति ने हर रेवड़ी पर टैक्स लगाकर किया है। अब से आटा, चावल, दूध, दही, माठा, पनीर, लस्सी, शहद, गेहूं, रोटी, सब्जी, एटरा टेटरा, गरजिए की पैदा होने से बुढ़ाने तक इस्तेमाल होने वाली हर रेवड़ी पर डंकापति ने जीएसटी यानी गिरस्ती सत्यानाश टैक्स लागू कर दिया है। और तो और गरीबों के खाना लाई गट्टा पर भी यह लागू होगा। धृतराष्ट्र ने कहा, तब? संजय ने कहा, तब क्या महाराज? इसके बाद हमला करने के अलावा छोटे नवाब के पास विकल्प ही क्या था? जब आप अपने दोस्तों के हजारों करोड़ रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं, ये फ्री की रेवड़ी है। जब आप विदेशों की यात्रा में जाते हैं और विदेशों की यात्रा के बहाने आप अपने चंद दोस्तों के लिए वहां ठेके लेते हैं विदेशी सरकारों से, ये फ्री की रेवड़ी है। धृतराष्ट्र बोले, और जनता ने इस पर क्या कहा? संजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, डंकापति के इस फैसले से जनता में हर्ष और उल्लास फैल गया है। जनता का कहना है कि डंकापति ने अर्थी, टिकठी, कफन आदि को जीएसटी से बाहर रखकर बहुत बड़ा उपकार किया है। अखिल भारतीय अंतिम संस्कार समिति ने अंतिम संस्कार के सामानों को जीएसटी से बाहर रखने के लिए डंकापति को लंबा चौड़ा पत्र लिखकर धन्यवाद दिया है। पत्र में कहा गया है कि डंकापति के इस कदम से मुर्दों में खुशी की लहर दौड़ गई है और स्वर्ग की लाइन में लगे लोगों में जल्द से जल्द निपट लेने की होड़ लग गई है। सबको लगता है कि यह सूरज के उत्तरायण होने का मामला है, सीधे स्वर्ग में एंट्री मिलेगी। बनारस के मणिकर्णिका घाट वाले महाराज का कहना है कि अंतिम संस्कार में मिली छूट से अंतिम संस्कार के अर्थशास्त्र में तेज उछाल आया है। इसका शेयर मार्केट ऊपर चला गया है। इस काम में रोजगार की आशंकाएं भी बहुत बढ़ गई हैं। नए कुंठित बेरोजगार युवाओं में अंतिम संस्कार के प्रति ललक पैदा हो गई है। अब वो अंतिम संस्कार के धंधे में अपना सुनहरा भविष्य देखने लगे हैं।
संजय जिस गंभीरता से ये सब बता रहे थे, लगभग उसी गंभीरता से धृतराष्ट्र ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। और इसमें छोटे नवाब कहाँ छूट गए। संजय ने कहा, छोटे नवाब के साथ कई मोर्चों पर लड़ाई जारी है महाराज। रेवड़ियों के मामले में हिसाब बराबर करने के बाद डंकापति ने छोटे नवाब की विदेश यात्रा में अपनी नाक घुसेड़ दी। ऐसा तो है नहीं कि कोई कोर्ट ने रोक लगा रखी है मेरे जाने पे, मैंने कहीं कोई अपराध कर रखा है। कोई कोर्ट की रोक नहीं है, कोई किसी तरह की रोक नहीं है। एक आम नागरिक भी तो बाहर जाने के लिए स्वतंत्र है। तो फिर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जा सकता? चुना हुआ मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा सकता? और मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं, मैं तो वैसे ही विदेशों में ज्यादा नहीं जाता। संजय जारी थे। केजरीवाल को एक विदेशी सम्मेलन में हिस्सा लेना था, लेकिन डंकापति का मानना है कि विदेशी सभा सम्मेलनों में हिस्सा लेने का हक सिर्फ उन्हें ही है। छोटे मोटे नवाब भी अगर जाने लगेंगे तो उनके आर्यावर्त का डंकापति होने का क्या फायदा। यह बात धृतराष्ट्र को थोड़ी अलोकतांत्रिक लगी। उन्होंने कहा, क्या आर्यावर्त की सियासत इस लुच्चतम स्तर तक पहुंच गई है? संजय को उल्टा सुनाई दिया। उन्होंने कहा, इसमें क्या उच्चतम महाराज? धृतराष्ट्र ने साफ किया, उच्चतम नहीं मूर्ख, लुच्चतम 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 लुच्चतम। संजय ने कहा, ओह। इसके बाद उन्होंने आखिरी वाकया सुनाना शुरू किया। महाराज डंकापति ठहरे पुराने खुंदकबाज कसरी नेता। दोस्ती किसी से करें न करें, दुश्मनी पूरी तरह निभाते हैं। उनके दुश्मन अक्सर दाने और पानी को तरसते हैं। छोटे नवाब से दुश्मनी को नया आयाम देने के लिए उन्होंने सक्सेना को छोटे नवाब के दरबार में तैनात किया। सक्सेना ने आते ही डंकापति के नमक का कर्ज अदा किया और छोटे नवाब के सबसे खासुल खास सिसोदिया पर हाथ डाल दिया। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश की है और मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद जांच की सिफारिश जो है वो की गई है। दिल्ली एक्साइज एक्ट 2019 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 के नियमों का उल्लंघन यहां पर हुआ है एलजी दफ्तर के मुताबिक, और रिपोर्ट में बनी सिसोदिया पर सवाल जो है वो उठाए गए हैं। नीति से सरकार को बड़ा नुकसान हुआ है। संजय जारी थे। सक्सेना का कहना है कि सिसोदिया ने अंग्रेजी में शराब का ठेका बांटकर हिंदी वालों से ठेके की कमाई छीन ली है। यह लड़ाई अभी आगे जारी रहने का अनुमान है। जानकार बता रहे हैं कि पहले डंकापति ने छोटे नवाब को हल्के में ले लिया था, अब गंभीरता से ले रहे हैं। छोटे नवाब भी मौके का इंतजार कर रहे हैं। धृतराष्ट्र के चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो डंकापति के कारनामों से आजिज आ चुके हैं, पर नाराजगी जाहिर करने की बजाय उन्होंने बात को दूसरी तरफ घुमा दिया। उन्होंने कहा, बहुत हुई दुश्मनियों की बात, कुछ दोस्तियों की भी खबर है तुमको? तब संजय ने कहा, डंकापति ने महामहिम की विदाई के सम्मान में दावत दी और क्या खूब सम्मान दिया। धृतराष्ट्र को लगा कि संजय फिर से बातों की जलेबी छान रहा है, सो उन्होंने डांटते हुए कहा, सम्मान समारोह का लेखा जोखा साफ साफ बताओ। चिहुक कर संजय सीधे मुद्दे पर आ गए। महाराज, डंकापति नाम होने का क्या फायदा जो अपना डंका हर मौके पर न पीटे। डंकापति की डंका बजती रहे, इसके लिए जरूरी था कि कैमरे पर उनका सधा हुआ अभिनय जनता तक सधे अंदाज में पहुंचे। यह कहकर संजय ने फिर से एक वृत्तचित्र चला दिया। संजय जारी थे। महामहिम बारंबार डंकापति से मुखातिब होकर हाथ जोड़कर नमस्कार कर थक गए, लेकिन डंकापति एक टक अपलक कैमरे को निहारते रहे। धृतराष्ट्र से कुछ कहते न बना, वो उठे और सीधा अंतःपुर की ओर बढ़ गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। एक बार फिर से हम खबरिया चैनलों की उसी दुनिया में चलते हैं जहां पूरे हफ्ते नफरत, फिरका परस्ती, चापलूसी का कारोबार पुरानी लय और ताल में जारी रहा। पिछले हफ्ते आपका यह शो टिप्पणी थोड़ा सा रंगीन क्या हुआ कि सुधीर चौधरी ने पूरा का पूरा शो ही ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। लोकतंत्र में नेता का दिल बड़ा होना चाहिए और दिमाग उससे भी बड़ा। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आज तक पर इस नए शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस शो का नाम है ब्लैक एंड व्हाइट। खैर, भारी मात्रा में सलाह मशवरे के बाद सुधीर चौधरी ने अपने इस शो का नाम ब्लैक एंड व्हाइट रखा है। किसी भी चीज के प्रति ब्लैक एंड व्हाइट नजरिया क्या सही होता है?
खासकर पत्रकारिता में यह बात मुखरता से लागू होती है। पत्रकारिता के रंगरूटों को सिखाया जाता है कि सच्चाई के लिए अक्सर उस ग्रे एरिया को तलाशना चाहिए जहां ब्लैक और वाइट आपस में मिलते हैं, जहां पर मिडिल ग्राउंड होता है। जीवन में भी यही नजरिया काम करता है। मनोविज्ञानी कहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट सोच वाले व्यक्ति मिडिल ग्राउंड खोज ही नहीं पाते। यह अलोकतांत्रिक तानाशाह व्यक्ति की निशानी है। अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही अंतिम सत्य हूं। विज्ञान कहता है, ब्लैक एंड व्हाइट सोचने वाला व्यक्ति आत्ममुग्धता का शिकार होता है। हर चीज के प्रति एक जड़ियल और कड़ियल सोच रखता है। ब्लैक एंड व्हाइट पत्रकारिता के लिए एक नकारात्मक शब्द है। बहरहाल, रुपए की कीमत गिरी तो सरकार के प्रति ठाकुर सुहाती का नया मौसम आ गया। भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन अगर आप इसकी तुलना दूसरे देशों की करेंसी से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन देशों की मुद्राओं में भी ज्यादा गिरावट आई है। यूक्रेन युद्ध के बाद से रुपया गिरा तो है, लेकिन गिरने वाला वो अकेला नहीं है। कई देश ऐसे हैं जिनकी करेंसियां रुपये से भी ज्यादा तेजी से गिर रही हैं। जो तर्क सुधीर ने अपने नए शो में दिया, वही तर्क सुधीर के जूते में अपना पैर फिट करने की कोशिश कर रहे रोहित ने भी दिया। दुर्लभ। हम उस व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं अब, जो कुछ हफ्ते पहले तक फरार घोषित था। उसके हिंसक, आग लगाओ, चटियल शो पर हुई एफआईआर के बाद वह भाग खड़ा हुआ था। जी हां, आपने ठीक पहचाना। इस व्यक्ति ने एक बार फिर से अपने फरार होने का प्रबंध कर लिया था, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया के कुछ सयाने लोगों ने इसका पूरा का पूरा शो यूट्यूब से डिलीट कर इसे बचा लिया। इस पूरे शो में अमन चोपड़ा ने जो बातें कही वो भयानक, भड़काऊ, मुसलमानों के प्रति नफरत और हिंसा से भरी थी। यूट्यूब से डिलीट वीडियो ये रहा। This video has been removed for violating YouTube's community guidelines. YouTube के समुदाय दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण इस वीडियो को हटा दिया गया है। बहरहाल, हमारे पास उस पूरे शो का रिसर्च उपलब्ध है, इसलिए हम एक एक कर नफरती चिंटू के उन नफरती बयानों को यहाँ पर रख रहे हैं। हिंदू सड़क पर उतरेगा तो उसका गला कट जाएगा। हिंदू बहुत डरा हुआ है, आप समझ नहीं रहे हैं सर। पाकिस्तानी जिहादी आया, गला काट गैंग ने बुलाया। मन ही मन इनके दिल में लड्डू फूटते हैं। इनके मुंह पर संविधान और दिल में शरिया है। कोई हिंदू बाहर नहीं निकल सकता, उसकी गर्दन कट जाएगी। न जाने कितने कट्टर कसाई भारत में घूम रहे होंगे खुलेआम। ये सारी जहर बुझी बातें मुसलमानों को निशाने पर रखकर अमन चोपड़ा ने कही और बाद में वो वीडियो डिलीट कर दिया। इस तरह से इसने अपनी फरारी की एक और संभावना को फिलहाल टाल दिया है। मुझे बस इस बात की उत्सुकता रहती है कि यह आदमी हर शाम जब अपने घर लौटता होगा तब अपने बच्चों से, पत्नी से, माँ बाप से, दोस्तों से नज़र कैसे मिलाता होगा। आगे बढ़ते हैं। टेलीविज़न की बहसें कितनी निरर्थक, सतही, लफ्फाज और मनगढ़ंत होती हैं, इसका एक नमूना है अदिति त्यागी का यह शो। चुनाव लड़ाओ, जिहादी बनाओ, ये बिल्कुल नई तरह की साजिश लगती है और हमें लगता है कि देश में शायद पहली बार इस तरह की साजिश का खुलासा भी हो पाया है। यह पूरा शो त्यागी जी ने सिर्फ एक ट्वीट के आधार पर खड़ा कर दिया। जब देश को नया राष्ट्रपति मिल रहा है, महंगाई की दर अपने चरम पर है, जीएसटी की मार पड़ रही है, कहने का मतलब जब बहसियाने को बहुत से जरूरी जनहित के मुद्दे हैं, तब एक बेमतलब के ट्वीट पर पूरा का पूरा शो खर्च कर देते हैं ये लोग। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुख्यधारा, खासकर टेलीविजन पत्रकारिता का जनहित से जुड़ाव पूरी तरह खत्म हो चुका है। वह कुछ एक लोगों के फायदे या फिर मनोरंजन के लिए खबरों के धंधे में होने का दिखावा कर रहा है। खबरें जनहित की ओर कैसे जाएंगी? इसका एक ही उपाय है, सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया। एक बार खबरों की बागडोर आपके हाथ में आ गई तो मुनाफे और मनोरंजन के नाम पर ट्वीट को खबर बनाने वालों की कलई खुद ब खुद खुल जाएगी। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर आप ऐसा कर सकते हैं। बड़े दिन बाद लियाकत जी पर नजर गई। मुझे लगा कि दरबारी मीडिया के तमाम हुड़कचुल्लू अब तक व्हाटअबाउटरी से निकलकर स्वामी भक्ति साबित करने के कुछ दूसरे तरीके तलाश चुके होंगे, लेकिन लियाकत को देखकर आश्चर्य और हताशा हुई। मतलब 8 साल बाद भी बहन उसी बेहयाई से व्हाटअबाउटरी कर रही हैं। मसलन आज जो महंगाई है उसके लिए आज की सरकारों से सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में महंगाई की मार है और हिंदुस्तान उसमें बेहतर पोजीशन में इस वक्त है, यह मान लिया जाए। और महंगाई के लिए विपक्ष को लतियाना चाहिए,
क्योंकि यह जिम्मेदारी उनकी है जिनकी 8 साल पहले सरकार थी। तब आप सरकार में थे आशुतोष जी, तब आपने क्या किया था मुझे ये बताइए ना। तब आप सरकार में थे आशुतोष जी, तब आपने क्या किया था मुझे ये बताइए ना। और अगर आपका बजट पेट्रोल डीजल की कीमत से गड़बड़ाया हुआ है तो सवाल कांग्रेस से पूछना है। आप जो है वो बीजेपी शासित राज्यों के बारे में तो बहुत अच्छे से बोल रही हैं। आपने पेट्रोल के दामों को कम करने के लिए क्या फैसला लिया है राजस्थान में, ये बताइए मुझे। इस बेहया वटअबाउटरी के आगे तू तड़ाक है, देख लीजिए। तू तड़ाक। नमस्कार प्यारे देशवासियों, खबर वही जिसमें थोड़ी सी तू और ढेर सारी तड़ाक हो। पिछले हफ्ते हमने वादा किया था कि अगली बार एक और अजीमुशान शख्सियत से आपकी बातचीत करवाएंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे मुल्क की दीवानी खजाना, बोले तो वित्त मंत्री निर्दया राघव रमन राघव जी, माफी। थैंक यू। आपकी जेब में जो बचे हुए 2-4 रुपए हैं उनको निचोड़ने का काम इन्हीं के कंधों पर है। स्वागत है मैडम आपका तू तड़ाक में। नवाजिश जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपके स्वागत में मैं बस एक शेर से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। ऐसी महंगाई है कि चेहरा भी बेच के अपना खा गया कोई, अब वो अरमान है न वो सपने, सब कबूतर उड़ा गया कोई। क्या सच में मैडम ऐसी ही महंगाई है? कबूतर के पुत्र, डोंट यूज योर हेवी नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज विथ मी। नान तमिल पेसना उंगलके पुरियुमा। माफ़ कीजिएगा मैडम, आपका उत्तर मुझे समझ में नहीं आया। आई एम सॉरी टू से, लेकिन उत्तर भारतीय होकर भी आप उत्तर नहीं समझते। हाँ, उत्तर के पुत्र, डिड आई लीव यू उत्तरलेस? माफ़ कीजिएगा निर्दया जी, मैंने वो शेर बस थोड़ा शेखी बघारने के लिए कह दिया था। मैं जानना चाह रहा कि आपके बालों का रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या जीएसटी हेयर कलर पर भी लग गया है? सफ़ेदी से बालों की अंदाज़ा ना लगा उम्र का, ये तो तोहफे में मिले तजुर्बे हैं उम्र के। क्या बात है मैडम, क्या बात है। पर वो मेरा जो सवाल था वो दूसरा था, उसका जवाब नहीं दिया आपने। आपका कबूतर उड़ा तो मुझे समझ नहीं आया, तो मेरे बालों का रंग उड़ा आपको कैसे समझ आएंगे? आपका विहंग उड़ा, मेरा रंग उड़ा, हिसाब के बही खाता बराबर। विहंग का अर्थ समझते हैं ना आप ही की भाषा है। क्यों, आपकी भाषा नहीं है मैडम हिंदी? खैर, चिड़ियों के 4-5 पर्यायवाची तो मुझे भी आते हैं। अच्छा, मुझे पर्यायवाची शब्द के 10 पर्यायवाची आते हैं। नहीं वो हो पा रहा है यार। मैडम इकोनॉमी पर आ ही नहीं रही हैं, हिंदी पकड़ के बैठ गई हैं। इकोनॉमी नहीं, अर्थव्यवस्था बोलिए। अर्थव्यवस्था के अर्थ नहीं जानते हैं, एकदम व्यर्थ पत्रकार है आप, व्यर्थलेस। माफ़ कर दीजिए मैडम, अगली बार जब मैं आऊँगा तो आप ही के टक्कर की हिंदी और आप ही के टक्कर की तमिल भी सीख कर आऊँगा। पर फिलहाल हम लोग आम आदमी की भाषा में थोड़ा हिंदी में अर्थव्यवस्था पर बात कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आर यू सजेस्टिंग दैट वी टॉक इन द लैंग्वेज ऑफ द आम आदमी? आप शायद भूल रहे हैं कि मैं किसी और पार्टी से आते हूँ। हमारी पार्टी में आम आदमी के भाषा नहीं समझते हैं। वो तो मैं समझ रहा हूँ कि आम आदमी की बातचीत आपको समझ में नहीं आती, पर मैं ये चाह रहा कि थोड़ा सा आम आदमी की जो बोलचाल है, जो बातचीत है, उस भाषा में अगर आप बात कर लें तो बड़ी बेहतर बात होगी। माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं इतना चिंदी स्तर के हिंदी नहीं बोल सकते हो जी। ठीक है मैडम, आप जिस भाषा में चाहें, जिस स्तर में चाहें उस तरह की बात करें। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हमारा सवाल है, सीधा सा सवाल है कि अर्थव्यवस्था की गाड़ी बेपटरी हो गई है और महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो कुछ तो असर इसका आपके घर परिवार पर भी पड़ता ही होगा। मेरे घर में तो मेरी सरकार की नीतियों के खिलाफ मेरे शौहर भी लिखते हैं, तो क्या मुझे अब अपने राजनीति चुनने से पहले शौहर के मोहर लेने पड़ेंगे?
तो फिर जनता इस निर्दयता को कैसे झेल रही है निर्दया जी? बड़ी ताज्जुब की बात है ये। जनता निर्दयता का सामना बहुत निर्भयता से कर रहे हैं। आप कृपया भारतीय जनता और उनकी पार्टी के बीच में आकर टांग मत टंगवाइए। टंगवाइए नहीं मैडम, अड़ाइए। खैर छोड़िए इस बात को। ये जो आपने गिरस्ती सत्यानाश टैक्स जीएसटी लागू किया है, ये फैसला किसका था? क्या ये भी एक्ट ऑफ गॉड ही था? जब आप लोग हर चीज को एक्ट ऑफ गोदी बोल सकते हैं, तो क्या ये निर्दया ताई गोदी से आई नहीं हटा सकते हैं? और वैसे ये गिरस्ती सत्यानाश टैक्स नहीं है, ये गुड सर्विस टैक्स है। इसका मतलब ये होते हैं कि आपको अगर गुड सर्विस चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट, यू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। तो इसका मतलब है कि आप आटा, चावल, गेहूं, दाल, दही, दूध, माठा, छाछ सब पर टैक्स वसूलेंगी? देखिए, आप शायद मेरे नाम पर गौर नहीं किए हैं। मेरे नाम निर्दया रमन राघव है, बिकॉज आई एम अ सीरियल किलर। सीरियल किलर? ओह, सी वाला सीरियल। पर आप तो दीवानी खजाना हैं। आपको क्या लगता है ये जो रुपए की कीमत और सरकार की आबरू गिरने में आपस में कोई संबंध है? एक पुराने अर्थशास्त्री ने ये बात कही थी। कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। आप ही लोग तो कहते हैं कि रोटी से लेकर धोती तक, रेल से लेकर तेल तक सब कुछ महंगे हो गए हैं, जनता अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और ये सब चीज़ें किससे खरीदते हैं? रुपया से। तो हमारी सरकार ने सोचा कि क्यों ना ऐसे मास्टर स्ट्रोक लाया जाए कि रुपए के ही कीमत को हम गिरा दे कि रुपया लोग अफोर्ड कर पाए। मास्टर स्ट्रोक का तो पता नहीं, पर कुछ लोगों को इससे स्ट्रोक पड़ने की संभावना है। हमें अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। दरअसल सरकार खुद नहीं चाहती कि इस तरह से लोगों की गर्दन पर चाकू रखकर उसे वसूली करनी पड़े, लेकिन लोग ही मजबूर कर देते हैं। लोगों को भी सरकार से कोऑपरेट करना होगा, समय समय पर वोट देना होगा, समय समय पर कांवड़, दुर्गा भसान, ईद बकरीद के मौके पर दंगा फसाद करना होगा। तभी सरकार रियायत के बारे में सोच सकती है। अगली बार ऐसी ही किसी शख्सियत से हम इसी शरीफाना अंदाज में बातचीत की फिर से कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट गांव कनेक्शन से है। भारत में हर साल 60,000 के लगभग लोगों की मौत सांप के काटने से होती है। यह समस्या गांव में ज्यादा है। गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की डांवाडोल स्थिति इसकी बड़ी वजह है। प्राथमिक और सेकेंडरी स्वास्थ्य केंद्रों पर आमतौर पर एंटी वेनम यानी सांप काटने की वैक्सीन का अभाव इसकी सबसे बड़ी वजह है। उसको मैंने ले गए, यहाँ झाड़ते थे वहाँ ले गए, फिर वहाँ नहीं फायदा, फिर लखीमपुर गोला ले गए अस्पताल सरकारी से फिर लखीमपुर गए, लखीमपुर में जवाब दे दी। जो स्नेक बाइट डेथ होती है मोर देन 90% ड्यू टू डिले इन सीकिंग ट्रीटमेंट। यहाँ पर 30 जून को एक महिला को जहरीले सांप ने काट लिया था। सांप जहरीला था। उनको 35 एंटी स्नेक वेनम के वायल दिए गए, लेकिन जहर के कारण उन्हें न्यूरोटॉक्सिक इंजरी यानी कि दिमाग में चोट हो गई। उन्हें दौरे झटके पड़ रहे थे। बाहर से ऑक्सीजन सपोर्ट पर थी, पर 15 दिन के संघर्ष के बाद 14 जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई। बहुत सारे ऐसे गांव होते हैं जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से भी बहुत दूर होते हैं, रिमोट एरिया में होता है। तो जो भी स्नेक बाइट के विक्टिम होंगे तो एकदम से अपने नियरेस्ट जो हेल्थ फैसिलिटी में बोलता हूँ, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ भी नहीं पहुँच पाते हैं। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।